जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग जो झारखंड का जो जेपीएससी का सिलेबस दिया गया पेपर 2 का, उसके अंतर्गत जो झारखंड सामान्य अध्ययन जो हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो उसमें जो झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्थाएं जो दिया गया है सिलेबस में, झारखंड के इतिहास के सेक्शन में देखिएगा, तो ये जो झारखंड का इतिहास है इसी में जो है झारखंड की जो भी परंपरागत शासन व्यवस्थाएं हैं उसको जो है बेसिकली कुछ शासन व्यवस्थाएं जिसके अंतर्गत जो है मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, इस प्रकार की जो भी शासन व्यवस्थाएं जो सिलेबस में दिया गया है उसको हम लोग एक एक करके देख रहे हैं, ठीक है। इसमें से हम लोग जो है बेसिकली मुंडा शासन व्यवस्था को देख चुके हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था को भी देख चुके हैं और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को भी देख चुके हैं। जिसमें से तीनों सेक्शन से यदि आप देखिएगा इससे एक एक प्रश्न बनता है, मतलब 3 प्रश्न जो है हम लोग यहाँ से देख चुके हैं, ठीक है। 3 प्रश्न जो बनेंगे उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे होते हैं उसको हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग जो है चौथा जो टॉपिक है, चौथी जो शासन व्यवस्था है वो है मांझी परगना शासन व्यवस्था, ठीक है। आज हम लोग इसको देखेंगे और इसके जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी संगठन है, इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पद है उसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि इससे भी एक प्रश्न बनता है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि आप इन तीनों वीडियोज़ को यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है जाइएगा तो ये तीनों का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर और यहाँ पे समझते हैं ये जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उसको हम लोग देखते जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि ये जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ये बेसिकली झारखंड का जो प्रतिष्ठित बुक है, प्रतिष्ठित किताब है उड़ान, उससे हम लोग लाइन बाय लाइन रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, उसका जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है मांझी परगना शासन व्यवस्था, ये बेसिकली ना ये संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था ही है, ठीक है। मतलब संथाल जनजाति में जो भी शासन व्यवस्था पाई जाती है वही उसी को मांझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग संथाल जनजाति को समझते हैं। ये जो संथाल जनजाति है ना, ये बेसिकली झारखंड की जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ठीक है। पूरे झारखंड में यदि जनजातियों का जो जो भी जनसंख्या है उसका जो है ये 31 यानी 31.86% जो है ये किसका है, तो केवल और केवल संथाल जनजाति का है, ठीक है। पूरी झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली ये जनजाति है। 31.86% जो है इसकी जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है झारखंड में, ठीक है। और यदि पूरे भारत में देखा जाए तो संथाल जनजाति जो है वो तीसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे हो गया भील, दूसरे में होता है गोंड और तीसरे में जो है वो है संथाल जनजाति, ठीक है। तो यही संथाल जनजाति की जो परंपरागत शासन व्यवस्था है इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, कौन कौन से पद हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं इसके अंतर्गत, उन सभी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, जहाँ भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। देखिए वही हम आपको बताएं कि संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसी को क्या बोला जाता है, मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि संथालों की जो शासन व्यवस्था है उसी को मांझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अन्य सामाजिक व्यवस्था की भांति इस व्यवस्था में भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सामूहिक एवं पारिवारिक जीवन में बचपन से ही नियमों एवं उपनियमों की सीख प्रदान की जाती है। कहने का मतलब अन्य जो भी सामाजिक व्यवस्था हम लोग देखे हैं, है ना, मुंडा शासन व्यवस्था हो गया, नागवंशी शासन व्यवस्था हो गया, उसमें जो भी नियम होते थे, जो भी सामूहिक कार्यक्रम, सामूहिक जो भी पारिवारिक जीवन से रिलेटेड जो भी बचपन में नियम और उपनियम देखे थे और उससे जो हम लोगों को सीख प्रदान मिलता था, उसी के अनुसार से यहाँ भी वैसा ही नियम और उपनियम जो है देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इसकी अवहेलना करने पर पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के दंड का भी प्रावधान किया जाता है, ठीक है। मतलब दंड का भी यहाँ पे प्रावधान है, हर एक जनजाति में ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है। इसमें जो भी यदि आप कोई भी नीति का अवहेलना करेंगे तो उससे आपको दंड जो है, दंड का भी प्रावधान यहाँ भी किया गया है। इसमें शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार के दंड को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
संथालों ने इस शासन व्यवस्था को सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो सौरिया पहाड़िया जनजाति है ये एक आदिम जनजाति है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से यदि आदिम जनजातियों में देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे माल पहाड़िया है और दूसरे नंबर में जो है ये सौरिया पहाड़िया जनजाति आती है। ठीक है, तो ये जो है एक आदिम जनजाति है, ये जो है एक आदिम जनजाति है। इसी से जो है संथालों ने अपनी शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है। ठीक है, जिसकी राजनीतिक शासन व्यवस्था अत्यंत लोकतांत्रिक थी। ठीक है, सौरिया पहाड़ी की जो राजनीतिक शासन व्यवस्था थी अत्यंत लोकतांत्रिक थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मांझी परगना की जो शासन व्यवस्था है उसमें कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, उनके संगठन हैं और उससे संबंधित जो भी तथ्य है उसका विवरण जो है नीचे दिया गया है, उसको हम लोग समझते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट जो है लाइन बाय लाइन देखते हैं कि उसमें कौन कौन से पद और महत्वपूर्ण हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 1 सेकेंड। एक पद है मांझी का। ठीक है, मांझी। तो देखिए मांझी कौन होता है, तो मांझी जो है ना एक प्रकार से पूरे गांव का जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, वही यहाँ पे दिया गया है कि इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है। ठीक है, हर एक गांव का एक पंचायत होता है जिसका प्रधान कौन होता है, तो उसका जो प्रधान होता है वह मांझी कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि जो गांव का प्रधान व्यक्ति होता है वह मांझी कहलाता है। यह गांव की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। ये जो मांझी होता है, गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, तो गांव में जो शासन व्यवस्थाएं होती है उसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, मांझी को सफलतापूर्वक शासन संचालन करने हेतु विभिन्न प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसा कि इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हम लोग देखे थे कि जो महतो होता था ना वो कौन होता था, तो उनके पास प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार उनके पास होते थे। यहाँ पर भी यानी ये मांझी परगना शासन व्यवस्था है, यहाँ पर भी इनके पास जो है प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिएगा, यह जो है ग्राम पंचायत के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से जमीन जायदाद, तलाक आदि आपसी जो झगड़े होते हैं इत्यादि समस्याओं का समाधान करता है। ठीक है, ये मांझी का कार्य क्या है कि जो भी गांव स्तर पे जो भी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड या तलाक हो गया, आपसी झगड़े हो गए, इन सारी समस्याओं का समाधान मांझी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मांझी जो होता है क्या है, हत्या जैसे गंभीर आरोप इसको छोड़ कर, ठीक है, हत्या जो यदि किसी गांव में हो जाता है तो उस मामले को छोड़ करके यह गांव के लगभग सभी मामलों का निपटारा करता है। ठीक है, हत्या को छोड़ कर, ध्यान रखिएगा, हत्या जो जैसी जो घटना होती है उसका जो उसका उस वैसे जो मामले होते हैं हत्या से रिलेटेड, उस मामले का जो है ना देख रेख वो सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य होता है। मतलब वो जो है सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। जो भी हत्या से रिलेटेड घटनाएं होती हैं वो सरकार उसको संभालती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, मांझी को लगान वसूलने से लेकर के विवाह संबंध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो मांझी होता है वो क्या करता है, गांव में जो भी लगान होते हैं, लगान वसूलना और विवाह से संबंधित जो भी अधिकार होते हैं उनके पास प्राप्त होते हैं, उन सभी का ये प्रयोग करता है। ठीक है, तो मांझी हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग पद है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए नेक्स्ट पद है प्रामाणिक या फिर इसको बोला जाता है प्राणिक। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए ये जो होता है मांझी की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रामाणिक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी इसे एक तरीके से उप मांझी भी कहा जाता है। कहने का मतलब यदि मांझी जो गांव का प्रधान होता है, ठीक है, वो यदि अनुपस्थित है मतलब अब्सेंट है, ठीक है, तो उनके स्थान पर उनके जो कार्य होते हैं उसका संचालन किनके द्वारा किया जाएगा, तो ये प्रामाणिक के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और उसे हम लोग उप मांझी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पद की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यह है गुड़ैत। देखिए इसको गुड़ायत भी बोला जाता है ना, गुड़ायत। ये क्या होता है, तो ये जो पद है ना ये बेसिकली मांझी का सचिव के रूप में, है ना, सेक्रेटरी के रूप में ये कार्य करता है ना। मांझी जो गांव का प्रधान होता है उसके सचिव के रूप में ये कौन कार्य करता है, तो गुड़ैत कार्य करता है। ठीक है, इसका अन्य कार्य क्या है कि गांव में जो है ग्रामीण को किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, गुड़ैत के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, मतलब गांव में जो भी कार्यक्रम यदि होने वाले हैं तो उनकी जो सूचना है,
ठीक है ना, वो किसके द्वारा दिया जाएगा, तो गुड़ेत के द्वारा पूरे गांव में जो है फैलाया जाता है। यही यहाँ पे लिखा गया है, यह लोगों को विभिन्न अवसरों पर एक स्थान पर एकत्रित करता है। ठीक है, चलिए, और यह जो है ये गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं को भी एकत्रित करने का कार्य ये करता है। तो गुड़ेत समझ गए कि यह जो है ये मांझी का जो है वो सचिव होता है, और ये पूरे गांव में जो भी कार्यक्रम होने वाले रहते हैं तो उसका ये सूचना को फैलाता है, सभी लोगों तक ये पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य जो संगठन है, अन्य जो पद है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो अन्य पद के अंतर्गत एक पद है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वो है जोग मांझी। ठीक है, जोग मांझी कौन होता है इसको देखते हैं। तो देखिए, जोग मांझी जो होता है ना, वो क्या है कि मांझी को जो है सहायता करने का ये कार्य करता है। ठीक है, मांझी जैसा कि हम लोग अभी देख चुके हैं कि ये पूरे गांव का जो है प्रधान व्यक्ति होता है ना, प्रमुख व्यक्ति होता है, तो उसकी जो है ये सहायता करता है कौन, जोग मांझी। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है, शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मांझी की सहायता करने हेतु एक सहायक होता है। ठीक है, जिसे जोग मांझी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिंपली मांझी का सहायक होता है। ठीक है, मांझी को ये मदद करता है, यानी शासन संबंधी जो भी कार्य होते हैं उसको सही तरीके से चलाने के लिए, ठीक है, संचालित करने के लिए यह मांझी को मदद करता है। ठीक है, सहयोगी होता है एक तरीके से। इसका और कार्य क्या है, तो यह जो है जन्म विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य ये करता है। ठीक है, साथ ही यह विवाह संबंधी मामलों को भी सुलझाता है। तो ये जो जोग मांझी है, ये इनके सभी कार्य जो कि यहाँ पे दिए गए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट जो पद है वो है जोग प्रमाणिक या फिर जोग प्राणिक इसको बोला जाता है। ये क्या है, ठीक है, ये जो है इसका मतलब क्या है, जोग प्राणिक का जो पद है उसमें कौन इसके अंतर्गत आता है, तो यह जो होता है यह जोग मांझी की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का संचालन करता है। ठीक है, यदि जोग मांझी अनुपस्थित रहता है तो उसके जगह पर जोग प्राणिक कार्य करता है। ठीक है, उनके जो भी दायित्व होते हैं वो उनके जगह पे ये कार्य करता है, मतलब कि जोग मांझी के अनुपस्थिति में जोग प्राणिक कार्य करेगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रगनैत। देखिए, प्रगनैत क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है, इसमें 10 से 15 गाँव का जो है ना आपस में मिलाकर के एक परगना बनाया जाता है। ठीक है, परगना निर्मित होता है। ठीक है, इस व्यवस्था में 10 से 15 गाँव को मिलाकर के एक परगना को बनाया जाता है। ठीक है, और उसका जो हेड होता है ना, उसका जो प्रमुख होता है, प्रधान होता है, वो क्या कहलाता है, तो परगनैत कहलाता है। ठीक है, तो समझ गए प्रगनैत कौन होता है, यानी 10 से 15 गाँवों को आपस में मिलाकर के जो परगना बनाया जाता है उसके प्रमुख को प्रगनैत कहते हैं। ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में। और इनका कार्य क्या होता है, तो ये विभिन्न गांवों के बीच विवादों का निपटारा जो है वो परगना में ही किया जाता है। ठीक है, और वो जो है प्रगनैत के माध्यम से ही परगना में किया जाता है। तो समझ गए, परगना जो होता है 10 से 15 गाँवों को आपस में मिला करके परगना का निर्माण किया जाता है और उसका प्रमुख प्रगनैत होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है देश मांझी या फिर उसको बोला जाता है मोड़े मांझी। ठीक है, देश मांझी या फिर मोड़े मांझी, इनका कार्य क्या है, ये जो टर्म है, ये जो संगठन है या पद है, ये क्या होता है। तो देखिए, परगनैत जैसा कि हम लोग देखें कि ये जो है परगनैत क्या होता था, 10 से 15 गाँव को आपस में मिलाकर के परगना बनाया जाता था, उसका प्रमुख परगनैत कहलाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना यह परगनैत का सहायक होता है कौन, देश मांझी या फिर मोड़े मांझी, यह परगनैत का सहायक होता है। तो इसमें क्या है, जो 5 से 8 गाँवों का प्रधान होता है। ठीक है, यानी देश मांझी जो होता है वो 5 से 8 गाँव का प्रधान होता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रगनैत के 1 से अधिक सहायक होते हैं। ठीक है, यानी टोटल तो एक परगना में 15 से 20 गाँव होता है, तो 5 से 8 गाँव का जो प्रधान होता है उसको देश मांझी बोलेंगे या मोड़े मांझी। इसी प्रकार अन्य 5 से 8 गाँव का जो प्रधान होगा उसको भी देश मांझी या मोड़े मांझी बोलेंगे, है ना, मोड़े मांझी। तो इस प्रकार एक से अधिक जो है प्रगनैत के सहायक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब जो देश मांझी होता है वो क्या करता है, ये जो होता है बेसिकली जो मामला मांझी के द्वारा नहीं सुलझ पाता है। ठीक है, मांझी जो पूरे गांव का जो है प्रमुख व्यक्ति होता है, उनके द्वारा जो भी मामले होते हैं उनसे यदि नहीं संभल पाता है, नहीं सुलझ पाता है, तो वो क्या करता है, देश मांझी को भेज देता है। ठीक है,
यानी मोड़े माझी के यहाँ भेज देता है। तथा देश माझी की पंचायत में, ठीक है, अनसुलझे जो मामले होते हैं उसको फिर कहाँ पे, प्रगनैत में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जो माझी जब नहीं सुलझा पाता है उस मामले को, तो वो देश माझी को भेज देता है, ठीक है, देश माझी को यहाँ पे। और जब देश माझी उस जो मामला होता है उसको यदि वो नहीं सुलझा पाया, तो लास्ट में वो क्या करता है, प्रगनैत को जो है भेज देता है। प्रगनैत क्या होता है कि वो 10-15 गाँव का जो प्रधान होता है, ठीक है, यानी परगना का जो प्रधान होता है उसके यहाँ पे ये भेज देता है। कौन, देश माझी, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रकार यह जो है, यह व्यवस्था लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के समरूप प्रतीत होती है। तो ऐसा तो लग ही रहा है ना, कि ये जो व्यवस्था है ये बहुत बढ़िया है, लोकतांत्रिक तरीके से देखा जाए तो यही यहाँ पे लिखा गया, यह जो है राजनीतिक प्रणाली के समरूप प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिसुम परगना, ठीक है। दिसुम परगना ये क्या होता है, ये जो टर्मोलॉजी है इस टर्म के बारे में हम लोग देखते हैं। यह प्रगनैत से उच्च स्तर पर अवस्थित होता है, ठीक है। प्रगनैत जैसा कि हम लोग देखें कि यह जो प्रगनैत होता था वो 15 से 20 गाँव को मिलाकर के बनाया जाता था। तो उससे जो ऊपर अवस्थित होता है, उससे ऊपर स्तर पर जो अवस्थित होता है उसको हम लोग क्या, ये माझी परगना जो शासन व्यवस्था है उसमें जो है उसको दिसुम परगना बोला जाता है, ठीक है। तो जिन मामलों का निवारण प्रगनैत में, वन सेकेंड, जिन मामलों का निवारण जो है प्रगनैत की सभा में नहीं हो पाती है उसे कौन करता है, तो दिसुम परगना करता है, ठीक है। यानी जो भी मामले प्रगनैत की सभा नहीं कर पाती है तो दिसुम परगना को जो है उस मामले को हस्तांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो दिसुम परगना होता है ये बेसिकली सभी क्षेत्रों में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन देखिएगा तो अधिकांश क्षेत्र में ये दिसुम परगना व्यवस्था पाया जाता है। तो यहाँ तक हम लोग देखें। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भगदो प्रजा, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसको जो है ये बेसिकली इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। भगदो प्रजा इसमें क्या है, ठीक है, माझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत भगदो प्रजा क्या है। तो ये जो होता है ना, झगड़ों के निपटारे में गांव के कुछ वरिष्ठ व्यक्तियों से, वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, उसी को भगदो प्रजा कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है भगदो प्रजा, कि झगड़े के निपटारे के लिए गांव में जो है कुछ वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, उससे जो विचार विमर्श किया जाता है उसी को भगदो प्रजा कहा जाता है, ठीक है। तो भगदो प्रजा समझ गए कि वरिष्ठ व्यक्तियों से, वरिष्ठ लोगों से जो विचार विमर्श करवाया जाता है उसी को भगदो प्रजा कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं लाशेर टंगाए, ये क्या है, ये जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए लाशेर टंगाए जो इस शासन व्यवस्था में, यह गांव का जो है ना, गांव की रक्षा करने का कार्य करता है। मतलब गांव का जो है ये प्रहरी की भांति कार्य करता है, ठीक है। जो क्या करता है कि गांव का जो बाहरी आक्रमण यदि हो रहा हो तो उससे जो है गांव को ये सुरक्षा प्रदान करता है, लाशेर टंगाए, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि लाशेर टंगाए जो होता है गांव के प्रहरी के रूप में, ठीक है, यह कार्य करता है, बाहरी आक्रमणों से ये सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट टर्मोलॉजी है चौकीदार। देखिए चौकीदार क्या होता है, जैसा नाम से ही हम लोग समझ पा रहे हैं कि चौकीदार है, मतलब यह जो है पुलिस की भांति ये कार्य करता है। इस शासन व्यवस्था में चौकीदार का कार्य क्या है, पुलिस की भांति ये कार्य करता है, ठीक है। यह जो है ना माझी के आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो माझी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माझी जो होता है पूरे गांव का प्रधान होता है, पूरे गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। तो वो यदि आदेश दे दिया कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो चौकीदार जो है उसको गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हम लोग कुछ पॉइंट देखें, अन्य जो तथ्य, अन्य जो पॉइंट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एक पद है वो है नायके। देखिए नायके क्या होता है, नायके जो होता है ना यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है। गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोज में देखे हैं, तीन तीन जो शासन व्यवस्थाएं देखे थे। पहला था मुंडा शासन व्यवस्था, उसमें जो धार्मिक प्रधान होता था उसको क्या बोला जाता था, पाहन बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था देखें तो उसमें भी गांव का जो धार्मिक प्रधान होता था उसको पाहन बोला जाता था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ा पंचायत भी देखे थे, उसमें भी पाहन बोला जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, माझी परगना का जो शासन व्यवस्था है, कहने का मतलब संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसमें गांव के प्रधान को नायके कहा जाता है, ठीक है। यह क्या करता है, धार्मिक अपराधों पर फैसला जो है वो नायके के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, समझ गए। यह जो है गांव का धार्मिक प्रधान होता है।
चलिए नेक्स्ट है कुड़ाम नायके। ये कौन होता है? कुड़ाम नायके। तो यह जो होता है ना उप नायके की भांति कार्य करता है। ठीक है, मतलब यदि नायके जो है, नायके यदि नहीं है तो उसके जगह पर कुड़ाम नायके जो है वो कार्य को संभालेगा। यह गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराता है। ठीक है, कुड़ाम नायके क्या करता है कि गांव के बाहर जो भी देवी देवता होते हैं उनसे उनकी जो है पूजा पाठ ये संपन्न कराता है। कौन? कुड़ाम नायके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो यहाँ पे पद है, वो है पद नहीं इसको बोल सकते हैं, एक पॉइंट जो है, एक यहाँ पे शब्द है, वो है करेला दंड। देखिए यह जो है ना एक प्रकार का दंड है। ठीक है, यदि आप कोई भी अपराधी कार्य करेंगे तो उससे आपको जो है राजनीति सामाजिक तौर पे आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे करेला दंड जो है वो क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे लिखा गया है कि यह जो है ना सबसे हल्का दंड है। ये जो करेला दंड है वो सबसे हल्का दंड है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि 5 रुपये से लेकर के 150 रुपये का दंड लगाया जाता है। करेला दंड के अंतर्गत 5 रुपये से लेकर के 150 रुपये का दंड लगाया जाता है। ठीक है, और भी हम लोग दंड एक देखेंगे अभी। एक है बिटलाहा दंड। ठीक है, यह सबसे कठोर सजा है संथालों की। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक जो है दंड, करेला दंड तो देख लिए, सबसे हल्का दंड होता है जिसमें 5 रुपये से लेकर के 150 रुपये का दंड लगाया जाता है। एक यहाँ पे दंड है वो है बिटलाहा। ठीक है, यह दंड नहीं है, ये सजा है बेसिकली। ठीक है, सबसे कठोर सजा है। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए बिटलाहा जो होता है इस शासन व्यवस्था का सबसे कठोर सजा है। ये क्या है, तो ये सबसे कठोर सजा है। और ये कब दिया जाता है, तो बेसिकली इसमें क्या है ना, कठोर सजा तो है ही, तो जो यौन अपराधों के दोषी को दिया जाता है, मतलब यौन संबंधी जो भी दोषी पाए जाते हैं, ठीक है, उनको ये सज़ा दिया जाता है। बिटलाहा जो सज़ा है उन्हीं को ये दिया जाता है। ठीक है, मतलब ये सबसे कठोर सज़ा है। अब इसमें क्या है, बिटलाहा के तहत यौन अपराधी को पूर्ण बहिष्कार करते हुए पूरे जो है ना उसे गांव से पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है। ठीक है, इतना खतरनाक एक सज़ा है जिसमें यदि आप यौन अपराधी घोषित होते हैं तो उसको जो है पूरे गांव के लोग उसको पूर्ण बहिष्कार करते हैं और उस गांव से उसे निकाल दिया जाता है। लेकिन एक बात इसमें यह है कि यदि दोषी के द्वारा क्षमा याचना करते हुए, दोषी यदि क्षमा मांगता है पूरे गांव से, तो उसे क्या है कि एक प्रकार का वहाँ पे जाति भोज देने पर, ठीक है, उसे क्या है, बिटलाहा की जो सज़ा है ना उसको समाप्त करने का भी प्रावधान है। मतलब यह जो है, यदि व्यक्ति जो दोषी व्यक्ति होता है वो यदि क्षमा याचना करता है पूरे गांव से और एक जाति भोज रखता है, तब उसे क्या है कि बिटलाहा जैसी जो कठोर सज़ा है उससे ये उसको ये समाप्त करने का भी प्रावधान है। मतलब गांव के जो लोग हैं, गांव के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, मांझी हो गया, ठीक है ना, जोग मांझी, ये सभी मिल करके जो है इस व्यवस्था से उसे मुक्त कर देते हैं। तो ये भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, वो है लोबीर सेंद्रा। ये क्या है, तो ये जो है ना यह शासन व्यवस्था में सर्वोच्च नागरिक संस्था है। यह जो है एक संस्था के रूप में कार्य करता है जो कि इस शासन व्यवस्था में सबसे प्रमुख होता है, सबसे उच्च स्थान पे होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंद्रा बेसी, सेंद्रा बैसी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या है, तो यह जो है इस शासन व्यवस्था में शिकार परिषद के रूप में कार्य करता है। मतलब यदि पूछा जाए कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद कौन होता है और शिकार परिषद कौन करता है, तो वो होता है सेंद्रा बेसी। एक पद है सेंद्रा बेसी जिसके अंतर्गत शिकार परिषद होता है, मतलब शिकार कार्य जो है उसमें किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अन्य हम लोग तथ्य जो दिए गए हैं किताब में उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया भगदो प्रजा को छोड़ करके, ठीक है, इसको छोड़ करके भगदो प्रजा। अभी हम आपको बताएं कि भगदो प्रजा कौन होता है। तो भगदो प्रजा जो होता है, जो भी झगड़े का निपटारे के लिए गांव के जो कुछ विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उससे विचार विमर्श करवाया जाता है ना, तो वही जो विचार विमर्श होता है उसी को भगदो प्रजा कहा जाता है। तो भगदो प्रजा को छोड़ करके शेष सभी पदधारी, है ना, जो भी पद पे रहते हैं, तो सभी पदधारी को इस शासन व्यवस्था में भूमि प्रदान की जाती है। ठीक है, यानी मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो भी पद धारण किए हुए रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मांझी के पद पर है,
कोई प्रामाणिक के पद पर है ना, कोई गुणेत के पद पर है, कोई प्रगणित के पद पर है। तो ये सभी को जो है भूमि प्रदान किया जाता है, लेकिन एक पद है वो है भागदो प्रजा, इसको छोड़ करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस शासन व्यवस्था में भागसीम, ठीक है, के अवसर पर अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। देखिए ये जो भागसीम होता है ना, ये वार्षिक में यानी वर्ष में एक बार इसका जो है आयोजन किया जाता है। ठीक है, और उसी अवसर पर सभी अधिकारी जो होते हैं, सभी यहाँ पे जो पद हैं, संगठन हैं, उन सभी का चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यूल रूल्स। यूल रूल्स क्या है, जो कि 1856 में जो है ये लाया गया था। ठीक है, यूल रूल्स 1856 के नियम के आधार पर मांझी परगना की शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, मतलब यदि पूछा जाए कि यूल रूल्स क्या है, तो इस नियम के आधार पर जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है उसको कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, जो कि 1856 में लाया गया था। तो यहाँ तक जो है कुछ हम लोग महत्वपूर्ण संगठन को, कुछ महत्वपूर्ण पद को जो मांझी परगना शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं, उन सभी को हम लोग देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्लाइड में देख लेते हैं, जो भी महत्वपूर्ण जो टर्म हम लोग को देखने को मिला, उन सभी को हम यहाँ पे देखिए पॉइंट में ले लिए हैं। ठीक है, सभी का जो भी संगठन है, पद है, उसको हम लोग यहाँ पे रखे हैं। तो शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पद दिए गए हैं, इन सभी का जो कार्य है, इन सभी का जो अर्थ है, उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखे थे मांझी। तो मांझी कौन होता था? मांझी जो होता था पूरे गांव का प्रधान होता था। ठीक है, ये जो होता है, ये क्या होता है कि हम लोग देखे थे कि जो भी शासन व्यवस्था इसमें पाया जाता है, इसमें प्रत्येक गाँव की एक पंचायत होती है, और उसका जो प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? तो मांझी कहलाता है। मांझी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखे थे प्रमाणिक। तो प्रमाणिक कौन होता है? प्रमाणिक जो होता था, मांझी की अनुपस्थिति में, ये यदि अब्सेंट है तो इनकी उपस्थिति में इनका जो कार्यों का जो निर्वहन है वो प्रमाणिक के द्वारा करवाया जाता था। ठीक है, इसे उप मांझी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखे थे गुड़ैत के बारे में। देखिए गुड़ैत कौन होता है? गुड़ैत जो होता है मांझी का ये सचिव के रूप में ये कार्य करता था, जैसे कि हम लोग देख चुके थे। और ये जो है, जो भी उत्सव या कार्यक्रम होते थे, उसको ये पूरे गांव में जो है फैलाने का ये काम करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखे थे जोग मांझी को। तो जोग मांझी क्या करता था? तो जोग मांझी जो है ना, ये मांझी का हेल्पर, मतलब मांझी को जो है ये हेल्प करने का कार्य करता था। ठीक है, मांझी को जो है ये मदद करता था जोग मांझी। चलिए नेक्स्ट जो है वो है जोग प्रमाणिक या प्राणिक। ठीक है, ये कौन होता था? ये कौन सा पद है? तो यदि जोग मांझी जो है ये यदि प्रेजेंट नहीं है जोग मांझी, तो उसके जगह पे जोग प्राणिक कार्य करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखे थे प्रगणैत के बारे में। तो प्रगणैत कौन होता था? प्रगणैत होता था जो प्रगना, जो कि 15 से लेकर के 20 गाँव को मिला करके जो बनाया जाता था प्रगना, उसका जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? प्रगणैत होता था। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखे थे भगदो प्रजा। ठीक है, भगदो प्रजा, तो ये कौन होता था? तो हम लोग देख चुके हैं, जो भी झगड़ा गांव स्तर में होता था, तो झगड़ों के निपटारे में गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता था, तो उसी को जो है ना भगदो प्रजा बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखे थे लाशेर टंगाए। ये क्या होता था? तो लाशेर टंगाए जो होता है, ये गाँव में प्रहरी के भांति कार्य करता था। ठीक है, मतलब जो बाहरी आक्रमण से गाँव को सुरक्षा प्रदान करता था, गांव की जो सुरक्षा प्रदान करता था, वो कौन होता था? तो लाशेर टंगाया होता था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखे थे नायके। ये कौन होता था? तो नायके जो होता था मांझी परगना शासन व्यवस्था में ये गांव का धार्मिक प्रधान होता था। ठीक है, मतलब धार्मिक कार्य इनके द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट था कुड़ाम नायके। ठीक है, कुड़ाम नायके कौन होता था? तो कुड़ाम नायके जो होता था, ये नायके का उप नायके इसको कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि नायके यदि नहीं है, नायके यदि अनुपस्थित है, तो उनके जगह पे कुड़ाम नायके जो है वो कार्य करता था। ठीक है, और आगे हम लोग और भी पॉइंट देखे थे। ठीक है, जैसे कि करेला दंड हो गया। एक सेकंड, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, करेला दंड। तो ये जो दंड होता है, इसमें क्या होता था? इसमें क्या है कि ये जो है ना, ये जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है, ये सबसे हल्का दंड होता था। ठीक है, और इसमें 5 रुपये से लेकर के 150 रुपये जो है इसमें दंड के रूप में लिया जाता था।
करेला दंड। एक यहाँ पे सज़ा के बारे में भी हम लोग देखे थे, जो कि सबसे कठोर सज़ा इस शासन व्यवस्था में होता है, वो क्या था, बिटलाहा। ठीक है, बिटलाहा। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, ये जो है ये बेसिकली यौन अपराध, ठीक है, यौन अपराधों के लिए जो है ये सज़ा को दिया जाता था। यौन अपराध यदि कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसको जो है बिटलाहा की सज़ा दिया जाता था, जो कि सबसे कठोर सज़ा है ये। ठीक है, ये जो है सबसे कठोर सज़ा है। इसके तहत क्या होता था, पूरे गांव में जो है इसको पूर्ण बहिष्कार करवाया जाता था और पूरे गांव से इसको बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम लोग देख चुके हैं, जिसमें इसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो सभी को हम अलग से बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट को आप अच्छे तरीके से रीड किए होंगे। यहाँ तक यदि आपको कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो है रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से, ये जो तथ्य बताए गए हैं, महत्वपूर्ण जो पद संगठन ये सब बताया गया है, ये सभी को उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो वीडियो है इसको आप 1-2 बार रिपीट करके 2x मोड पे देखिए, ताकि जो भी पॉइंट हैं एक बार में तो याद नहीं होते हैं, तो बार बार देखिएगा तो ये ज़रूर याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे भी एक प्रश्न पीटी के एग्ज़ाम में तो बनेगा ही। तो यहाँ तक जो है आज हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था को कंप्लीट देखें। ठीक है, तो अभी हम लोग जो भी शासन व्यवस्था है इसको हम लोग देखते जा रहे हैं। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग बाद में एक वीडियो में जो है कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। इससे पहले के वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसी प्रकार आप वीडियो में बने रहिए। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, सब्सक्राइब करवाइए और लाइक करवाइए, ताकि ये चैनल थोड़ा बड़ा हो पाए और आप लोगों को इसी प्रकार से जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है झारखंड में या भारत में, उसका जो है तैयारी करवा सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।